हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंदन डावर। आज से हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जैसे विषय को मल्टीपल टॉपिक्स एंड मल्टीपल चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो यदि पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको पूरा अध्ययन करना है तो हमारे से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी की इस नई सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 के पहला टॉपिक कौन सा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन, जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसी तरह हर चैप्टर को मल्टीपल टॉपिक्स में कंप्लीट करेंगे। तो हम इस टॉपिक के महत्व के बारे में बात करते हैं। तो महत्व यह है कि यह ब्रिटिश शासन की शुरुआत को बताता है। ठीक है। अब हम यूरोपीय देशों का भारत की ओर आकर्षण क्यों हुआ, इसके बारे में अगर बात करें तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारत जो है दुनिया के सबसे समृद्ध व्यापारिक केंद्रों में से एक था। भारत से मसाले हो गए, सूती कपड़े, रेशम, नील और अन्य कीमती वस्तुएं यूरोप भेजी जाती थी। इसी के कारण पोर्चुगल, डच, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे यूरोपीय देश भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे भाई। ठीक है, यहाँ तक हमने बात करी। अब नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, क्योंकि हम शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में महत्व के बारे में बात करेंगे। तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम जो थी, उसने एक रॉयल चार्टर जारी किया। ठीक है, और इस चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में जितने भी देश थे के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार दे दिया। मतलब कि वहाँ पर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती हैं, अदर कोई कंपनी व्यापार नहीं कर सकती हैं। और शुरू में तो कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार करना था, वो लाभ कमाना था। लेकिन उस समय किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि यही कंपनी आगे चलकर भारत जैसे समृद्ध देश को एक गुलाम देश में परिवर्तित कर देगी। ठीक है, भारत में अंग्रेज़ों का पहला आगमन देखते हैं हम। तो 1608 में कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में पहली बार भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुँचे। उस समय भारत में मुगल सम्राट कौन था? तो पर उस समय था जहांगीर था मुगल सम्राट। ठीक है, अंग्रेजों ने मुगल शासकों से व्यापार करने की अनुमति मांगी और कई वर्षों तक प्रयास भी किए, और उसके बाद उन्होंने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति मिल गई उन्हें। तो इसी चरण में उन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना कर ली। ठीक है, और पहली फैक्ट्री की स्थापना 1613 में सूरत में स्थापित की गई। और ये कोई उत्पादन केंद्र नहीं था। आज के नज़रिए से देखा जाए तो फैक्ट्री मतलब उत्पादन होता है। मतलब 1613 या उस दशक में जो फैक्ट्रियाँ बन रही थी वहाँ पर कोई उत्पादन नहीं होता था। फैक्ट्री शब्द का अर्थ सामान्य तौर पर एक गोदाम या कार्यालय होता था। यहीं से भारत में अंग्रेजी व्यापार शुरुआत हुई। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट 1613 की फर्स्ट फैक्ट्री की। अब बाद में महत्वपूर्ण मल्टीपल व्यापारिक केंद्र बने, जैसे धीरे धीरे अंग्रेजों ने कई क्षेत्रों में स्थापित किए। जैसे उसके बाद 1639 में मद्रास में स्थापित किया, जो दक्षिण भारत में कंपनी ने मद्रास क्षेत्र प्राप्त किया और वो फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया 1639 में मद्रास में। फिर 1668 में बम्बई में है ना ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल से बम्बई प्राप्त हुआ था, और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसने? ये ब्रिटिश के राजा ने। ठीक है, ये तो हमने देखा है कि मल्टीपल जगह साउथ में हो गया, नॉर्थ में हो गया, वहाँ पर उन्होंने फैक्ट्रियों की स्थापना की। अब देखते हैं प्रेसिडेंसियों की। तो प्रेसिडेंसी ब्रिटिश प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई थी। तो हम प्रेसिडेंसी के बारे में जानता है कि कौन सी प्रेसिडेंसी कहाँ थी। तो कलकत्ता में बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मद्रास में मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बम्बई में बम्बई प्रेसिडेंसी थी।
और बाद में ये प्रेसिडेंसी बनाई और आगे चलकर ये ब्रिटिश शासन के प्रमुख केंद्र भी बन गए। ठीक है, और धीरे धीरे यह बढ़ती गई, कंपनी का पावर बढ़ता गया और उसके बाद कंपनी व्यापार से राजनीति की ओर अग्रसर होने लगी। तो 18वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य कमज़ोर भी होने लगा था औरंगजेब की मल्टीपल नीतियों के कारण और उसके बाद कमज़ोर राजा होने के कारण मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो रहा था और बाद में भारत में कई छोटे छोटे राज्य में उभर रहा था। तो वहीं पर कंपनी को मौका मिल गया और जिसके बाद अंग्रेजों ने इस राजनीतिक अस्थिरता और छोटे छोटे राज्यों से लाभ उठाया और उन्होंने भारतीय शासकों के बीच संघर्ष में हस्तक्षेप किया। कभी वो कर्नाटक में लड़ते हैं, कभी वो बंगाल में लड़ते हैं, कभी वो मद्रास में लड़ते हैं, कभी वो टीपू सुल्तान के साथ लड़ते हैं और अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास किया। साथ ही अपनी निजी सेना भी तैयार करी और व्यापार को भी बहुत बढ़ाया। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली। और मुख्य युद्ध उनका कहाँ पर होता है? प्लासी और बक्सर में। प्लासी और बक्सर, तो 1757 का प्लासी युद्ध होता है और 1764 का बक्सर युद्ध होता है और उन दोनों युद्धों में अंग्रेजों की जीत हो जाती है भैया। तो इन युद्धों में जीत प्राप्त करने या विजय प्राप्त करने के बाद कंपनी का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। अब वो कंपनी जो शुरू में व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी वो केवल अब व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई, एक राजनीतिक शक्ति बन गई है वो। ठीक है, और जिसके बाद बक्सर और प्लासी का युद्ध उसने जीत लिया और उसके बाद 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल होगा बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। ठीक है, दीवानी का अर्थ क्या होता है? टैक्स वसूलना और रेवेन्यू को एकत्रित करना। ठीक है, यही से कंपनी शासन की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है 1765 से। ठीक है, यहाँ तो हमने सामान्य से बात कर ली। अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करें पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। और भारत में वो कब आए? 8 साल के बाद 1608 में। और पहली फैक्ट्री कब और कहाँ खोली गई? 1613 में सूरत में। और उसके बाद मद्रास में 1639 में, उसके बाद मुंबई में 1668 में, उसके बाद कलकत्ता में 1690 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड share this my video. Okay, bye.